हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसी में एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल ट्रायल्स या फिर बर्नौली ट्रायल्स ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें हर ट्रायल में दो ही आउटकम होंगे, सक्सेस या फिर फेलियर। और हर ट्रायल जो होगा वो पिछले या अगले ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि सक्सेस या फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बर्नौली ट्रायल का एक एग्जांपल देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हर ट्रायल में दो ही प्रोबेबिलिटी है, मतलब दो ही आउटकम पॉसिबल है। क्या, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हर ट्रायल पिछले ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा, कि मतलब पहले में हेड आ गया, पहले ट्रायल में मान लो हेड आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर दूसरे में हेड आने के चांसेस बढ़ गए या फिर हेड आने के चांसेस कम हो गए, है ना। तो हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरी बात, केवल दो ही आउटकम्स होंगे और एक को हम लोग सक्सेस बोल देंगे और एक को फेलियर बोल देंगे। कि जैसे मान लो कि सपोज कर लो कि एक डाई को रोल किया गया है और हम लोग ने उसमें दो आउटकम बना दिए, डाई इज रोल्ड, और उसमें हम लोग ने बोल दिया कि दो आउटकम अगर बर्नौली ट्रायल्स के टाइप से बनाने हैं तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि आउटकम इज ऑड या फिर आउटकम इज इवन। ठीक है, तो इसको भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को भी हम बर्नौली ट्रायल्स में बोल सकते हैं, चाहे जितने बार इसको डाई को रोल कर लें। अब मान लो कि हम लोग ने बोला कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है, सपोज कर लो किसके बीच में, मान लो वही ले लेते हैं, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। तो फुटबॉल मैच बिटवीन, मान लो कि यूवेंटिस यूवेंटिस वर्सेस बार्सिलोना। या फिर अगर तुम्हें रखना ही है यही, रोनाल्डो वर्सेस मेसी रखना है, तो तुम अर्जेंटीना वर्सेस पोर्टुगल भी करवा सकते हो। तो देखो, क्या ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो करेगा ये मैच, है ना। मान लो 5 मैच करवा रहे हैं इनके बीच, तो क्या ये बर्नौली ट्रायल्स की कैटेगरी में आएंगे? तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फुटबॉल मैच में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, क्या, ड्रॉ। तो इसमें तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, विन, ड्रॉ या फिर लॉस, किसी के भी रिस्पेक्ट में बोले। ठीक है, तो इसको बर्नौली ट्रायल हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो बर्नौली ट्रायल को तो फॉलो कर रहा है। अब आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी डिटेल में समझ रहे हैं। हम लोग एक रैंडम वेरिएबल एक्स बोल देते हैं नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, तो नंबर ऑफ हेड्स हम लोग ने एक्स को असाइन कर दिया, रैंडम वेरिएबल एक्स को। तो हम यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए। तो चूंकि ये हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो चार में से किसी भी तीन ट्रायल में हेड आ जाए तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, 4C3। और उन तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/2 की पावर 3। मतलब चार में से जो तीन ट्रायल सेलेक्ट किए हैं उनमें पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर दूसरे में 1/2 और तीसरे में 1/2। और जो एक बचा है, बिफोर C3 में तीन सेलेक्ट किए, जो एक बचा है उसमें टेल आना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए। तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो आंसर कितना हो गया, 4C3/2 तो हम लोग ये 4C3 यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज इसलिए कर पाए क्योंकि हर ट्रायल एक दूसरे से या अगले या पिछले या किसी भी और दूसरे ट्रायल से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशंस जो हम लोग अभी बातों बातों में बोल भी आए हैं वो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। पहली चीज, इट कैन हैव ओनली 2 आउटकम्स, यानी बर्नौली ट्रायल्स में केवल दो ही आउटकम हो सकते हैं जिनको हम लेबल करेंगे सक्सेस या फिर फेलियर। और एग्जांपल वैसे तो लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से एक बार लिख लें कि क्वाइन टॉस जैसे हो सकता है ना। तो ये बर्नौली ट्रायल का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन्स सेम थ्रू ईच ट्रायल, है ना। मतलब कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि 5 मैचों की क्रिकेट मैच की सीरीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच,
और हम लोग ने मान लिया है कि टाई नहीं होगा मैच, हम सुपर ओवर करके डिसाइड डिसाइड कर लेंगे किसी भी तरीके से, है ना। तो यानी कि सक्सेस होगा, यानी कोई टीम जीतेगी कोई टीम हारेगी। ठीक। अब अगर तुम्हें इसको बर्नौली ट्रायल बोलना है इस पूरी 5 मैचों की सीरीज को, तो बस हमें एक चीज यहां पर बोलनी पड़ेगी साथ में, और कि किसी टीम की सक्सेस या फेलियर की जो चांसेस हैं वो सेम रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मतलब मान लो कि हम लोग ने शुरुआत में बोल दिया कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी है से 2/3 और हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो अब अगर इस पूरे को हमें बर्नौली ट्रायल्स बोलना है तो ये सेम रहना चाहिए, हर मैच में इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 रहनी चाहिए, हारने की 1/3 रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने पहला मैच जीत लिया तो हम फिर बोल रहे हैं कि भाई अब इंडिया का मनोबल बढ़ गया है क्योंकि पहला मैच जीत लिया, तो अब उसमें उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 2.5/3 हो जाएगी ना। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर वो बर्नौली ट्रायल का एग्जाम्पल नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सेम चीज है वही, है ना, कि सक्सेस जो है या फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती, यानी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। और नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं ना, बर्नौली ट्रायल्स में नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा फाइनाइट होंगे। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फॉर्मूला है, सभी को क्लियर होगा। सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड बर्नौली ट्रायल्स आर मेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस, मतलब हमें क्या चाहिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू आर, मतलब n में से किसी r ट्रायल में हमें सक्सेस चाहिए। n में से किसी r ट्रायल्स में सपोज कर लो हमें हेड लाना है, तो n में से r ट्रायल्स हमने सेलेक्ट कर लिए, उन सब में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होगी, तो p r बार मल्टीप्लाई होगा तो p टू द पावर r। और फिर बाकी जो n माइनस आर ट्रायल्स हैं उनमें फेलियर चाहिए, तो q की पावर n माइनस आर। और चूंकि केवल दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस या फेलियर, तो p और q का सम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला np होता है। मीन का फॉर्मूला हम लोग ने वहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, उसी से ये प्रूव होता है। किसी को अगर इसका प्रूफ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, मैंने इसका प्रूफ भी अपलोड कर रखा है साथ में, ठीक है। और ऐसे ही वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एन पी क्यू होगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज, कुछ सिंपल सी चीज याद रख सकते हो कि जैसे फॉर क्वाइन टॉस क्या हो जाएगा, फॉर क्वाइन टॉस जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो सिंपल सा बन जाएगा कि पी एक्स इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एन सी आर। अब देखो 1/2 की पावर आर आएगा और फिर 1/2 की ही पावर n माइनस आर आएगा, क्योंकि हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, तो n माइनस आर और r दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो कॉइन टॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR 1/2 की पावर n, ठीक है ना। जैसे ऊपर भी देखा था कि वो पावर ऐड होके n ही आ जाएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद मान लो हमें चाहिए p एटलीस्ट 1 किसी केस में, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम क्या चाहते हैं, 1 या उससे ज्यादा चाहते हैं, मतलब पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे लिख लें, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 अप टू पी एक्स इज इक्वल टू n। या फिर ये एटलीस्ट 1 जो होता है वो हमेशा होता है टोटल माइनस नन, ठीक है। तो टोटल केस, प्रोबेबिलिटी के केस में 1 होगा, माइनस नन यानी कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में जाके रख दो, तो 1 माइनस एन सी नॉट पी की पावर 0 क्यू की पावर n माइनस 0, तो एन सी नॉट क्यू की पावर n। तो एटलीस्ट 1 को हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं, टोटल माइनस नन। ठीक। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला है एग्जैक्टली 1 हेड, है ना। तो अभी थोड़ा चीजें लिखते हुए करते हैं। तो हम लोग ने रैंडम वेरिएबल को असाइन कर दिया नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी चाहते हैं, 1 चाहते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 1, कितने बार टॉस किया है, 5 बार, तो 5C1। और क्वाइन टॉस में 1/2 की पावर कितनी आती है, जितने बार टॉस कर रहे हैं 1/2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/32। फिर अगले में आते हैं, एग्जैक्टली 3 टेल्स, तो अब की तुम चाहो तो कैपिटल एक्स इसको बोल दो, नंबर ऑफ टेल्स को। तो अब की आप क्या चाहते हो, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन ये जेई मेन में एक फ्रीक्वेंटली
पूछा जाने वाला टॉपिक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइटली नहीं लेना इसको ना। 1/2 की पावर 5, ठीक है। तो 5c3 यानी 5c2 यानी कि 10/32। तो लिखना चाहें तो 5/16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर है एटलीस्ट वन हेड, है ना। तो अब एक्स बोलेंगे नंबर ऑफ हेड्स को, तो हम क्या चाहते हैं कि पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जैसा भी पढ़ के आए हैं, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 5c0 1/2 की पावर, हर जगह टेल आ जाए यानी 1/2 की पावर 5, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5c0 1 हो जाएगा, तो 1/32। तो आंसर आ गया अपने पास 31/32, ठीक है। उसके बाद है एटमोस्ट 2 टेल्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 टेल आने चाहिए, है ना। तो 0 टेल आ सकते हैं, या फिर एक टेल आ जाए, या फिर 2 टेल आ जाए। पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 2। फिर कैलकुलेट, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। हर जगह 1/2 की पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 5 जो हम लोग ने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आएगा, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5c2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 16/32, जो कि हो जाएगा 1/2, ठीक। इतना क्लियर होगा सभी को। फिर है एटलीस्ट वन हेड एंड एटमोस्ट 3 हेड, कम से कम एक हेड जरूर आना चाहिए। यानी कि अगर रैंडम वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ हेड्स को बोले, कम से कम एक जरूर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 आने चाहिए। तो ये चीज हो जाएगी कुछ, पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक। तो बस अगेन 1/2 की पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा, 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3। तो अगेन वेरी सिंपल, ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा, ये दोनों तो 10 10 20 20 और ये 25। तो आई गेस आ जाएगा 25/32। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कैन मूव वन स्टेप इधर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर 11 स्टेप्स इन हाउ मेनी वेज ही कैन बी वन स्टेप अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो एक इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसको ओरिजिन बोल दें। तो हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर 11 स्टेप्स, या तो ये यहाँ पर हो, यानी कि ओरिजिन से एक स्टेप आगे, या फिर ओरिजिन से एक स्टेप पीछे, और एक बार में ये एक स्टेप ले सकता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि ये 6 फॉरवर्ड स्टेप ले ले और 5 बैकवर्ड स्टेप ले ले। एक तरीका ये हो सकता है, 6 फॉरवर्ड स्टेप ले ले एंड 5 बैकवर्ड स्टेप ले ले। तो ऐसे बोलते हैं कि 6 फॉरवर्ड से ये +6 पर पहुंच जाएगा, है ना। और 5 बैकवर्ड से ये 5 स्टेप पीछे आ जाएगा, तो +1 पे पहुंच जाएगा। अब ये किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हो, है ना, कि जैसे पहला फॉरवर्ड ले लिया, फिर अगला बैकवर्ड, फिर अगला बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, है ना। तो 6 फॉरवर्ड और 5 बैकवर्ड को आप किसी भी सीक्वेंस में लो, अल्टीमेटली आप हमेशा कहाँ पर पाओगे खुद को, अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया +1, और अगर -1 पे रहना है तो 6 बैकवर्ड स्टेप्स ले लो एंड 5 फॉरवर्ड स्टेप ले लो, ठीक है। और किसी भी सीक्वेंस में जाओगे तो हमेशा खुद को -1 पर ही पाओगे। तो आप इसको बना के भी देख सकते हो कि जैसे मान लो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, और फिर फॉरवर्ड। कितने होंगे फॉरवर्ड, 5 और एक 6, ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड से 1 पे पहुंचोगे, फिर 2 पे पहुंचोगे, फिर एक पीछे आओगे तो 1 पे पहुंचोगे, फिर एक पीछे आओगे तो ओरिजिन पे पहुंचोगे, फिर -1 पर पहुंचोगे, फिर फॉरवर्ड आओगे तो ओरिजिन पे पहुंचोगे, फिर बैकवर्ड -1 पे, फिर बैकवर्ड -2 पे पहुंच जाओगे, फिर एक स्टेप आगे -1 पर, फिर ओरिजिन पर, और फिर 1 पर, है ना। तो किस सीक्वेंस में जा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, और हर स्टेप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तो इस वाले केस के लिए अगर इसको केस 1 बोल दें, तो केस 1 के लिए क्या आ जाएगा, है ना। ये केस 1 है ऐसे, और ये केस 2 है। तो केस 1 के लिए आंसर आ जाएगा 11 में से कोई 6 फॉरवर्ड ले लें,
तो बचे 5 अपने आप क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर 6, और यहाँ पर आ जाएगा, भाई कॉइन टॉस की तरह है कुछ कुछ, 1/2 की पावर 5, ठीक। और सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, अगर 5 फॉरवर्ड स्टेप लेने तो 11c5, 1/2 की पावर 5, और फिर 1/2 की पावर 6, ठीक है। और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और लगाए ना, तो 11, सॉरी 1/2 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 11c6 प्लस 11c5। चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 11c5 और 11c6 बराबर होंगे, तो ये 2 टाइम्स 11c5 होगा, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 11c5/2 की पावर 10। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। और चूंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ने एज्यूम कर लिया है खुद से कि जितना फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकता है कि फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी सपोज कर लो 3/5 है और बैकवर्ड जाने की 2/5 है, तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ पे 3/5 की पावर 6, 2/5 की पावर 5, और यहाँ पे 3/5 की पावर 5 और 2/5 की पावर 6 आ जाएगा ना, तो सेम चीज है वो, है ना। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली डबलेट एग्जैक्टली 2 टाइम्स, है ना। डबलेट मतलब कि इस टाइप की चीज चाहिए हमें, 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके कहाँ तक, 6 6 तक, ठीक है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है, सभी को पता होगा कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो अगर डबलेट आने को सक्सेस बोल रहे हैं तो 6 फेवरेबल केस, टोटल केस जब 2 डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो 36 होते हैं, तो P 1/6 है, तो फेलियर की 1 - 1/6 यानी कि 5/6। अब हमें क्या चाहिए, डबलेट एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो P x इज इक्वल्स टू 2। और अच्छा, डबलेट के रेफरेंस में सोचो तो दो ही आउटकम है, या तो डबलेट आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो बर्नौली ट्रायल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 5 बार, तो 5c2, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6 P की पावर 2, और फिर 5/6 की पावर कितनी, 3, है ना, n-r यानी कि 5 - 2। अब बस इसी को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। इस वैरायटी क्वेश्चन जेई मेन में काफी पूछे जाते हैं। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 90%, ठीक है। तो अगर x हम लोग नंबर ऑफ हेड्स को बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एटलीस्ट वन हेड, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज एटलीस्ट 90%, यानी कि ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है ना। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - P x इज इक्वल्स टू 0, शुरुआत में समझा था इसको, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - NC0। कॉइन टॉस के केस में हमेशा यहाँ पर कितना आता है, 1/2 की पावर n। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 9/10 यानी कि 1/10। NC0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n। तो यहां से आ गया 2 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और n होता है नेचुरल नंबर, तो n क्या रख दें कि 2 की जो पावर है वो 2 की पावर n जो है वो 10 को क्रॉस कर जाए, तो n की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, है ना। ये जेई मेन में इनफैक्ट आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो आंसर कितना हो गया, n इज इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करना है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे है जो पिछले क्वेश्चन का लॉजिक था, और आई होप इसका आंसर आप एकदम सही कमेंट करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, कंसीडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स ईच विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पर p लिख लेंगे, ईच विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p if the probability of at least one failure is greater than or equal to 31/32, find interval of p। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। अब की हम क्या, हमें क्या दी हुई है, 31/32 क्या है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन फेलियर।
तो आप ऐसे समझो कि P एटलीस्ट वन फेलियर का मतलब क्या हुआ कि वन माइनस मतलब कम से कम एक जगह फेल हो, तो P मतलब वन माइनस P नो फेलियर, और नो फेलियर का मतलब क्या हुआ ऑल सक्सेस, मतलब हर जगह हमें सक्सेस मिल जाए, तो वो चीज हुई। और ये चीज क्या दे रखी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32 है ना। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, एटलीस्ट वन फेलियर, तो एटलीस्ट वन मतलब टोटल माइनस नन, तो वन माइनस पी नो फेलियर, और नो फेलियर का मतलब क्या हुआ ऑल सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस, अगर रैंडम वेरिएबल x जो है वो सक्सेस को असाइन कर दें, तो 5c5 ऑल सक्सेस है ना, तो 5c5 और p की पावर कितनी 5 और q की पावर 0, क्योंकि ऑल सक्सेस चाहिए तो फेलियर कहीं चाहिए नहीं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32, तो ये उधर आएगा, तो 1 - 31/32 1/32 हो जाएगा, और 5c5 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा p⁵ इज लेस देन और इक्वल टू 1/32, तो यहाँ से आ जाएगा p⁵ इज लेस देन और इक्वल टू 1/2⁵, तो यहाँ से आ जाएगा p इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, लेकिन चूंकि p सर्टेन प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 से छोटा तो हो लेकिन 0 से बड़ा भी हो, तो प्रोबेबिलिटी p किस इंटरवल में होगी 0 से हाफ। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक, फिर ये क्वेश्चन है, तो ये भी जेई मेन में आया क्वेश्चन है, और इसकी भी लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी थी। फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एन एडमिशन टेस्ट अ कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, यानी कि n इज इक्वल्स टू है 50। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 4/5, तो अगर उसको सक्सेस से डिनोट कर दे तो p 4/5 है, तो सॉल्व ना कर पाने की कितनी हो जाएगी 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन टू प्रॉब्लम्स, है ना। अब लैंग्वेज ध्यान से समझना इसकी, ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन टू प्रॉब्लम, यानी कि वो या तो एक प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा है या जीरो प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा है, तो जितनी नहीं कर पा रहा है उसको 50 से घटा दो तो उतनी प्रॉब्लम्स कर पा रहा होगा। तो अगर हम x यहाँ पर असाइन कर दें कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही हैज सॉल्व्ड, अगर x इसको बोल दें कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही हैज सॉल्व्ड, तो अब बस आपको ये सोचना है कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या हो सकती है। तो ही इज अनेबल टू सॉल्व है ना, तो x की वैल्यू हो सकती है 49, मतलब वो 49 सॉल्व कर ले तो ही इज अनेबल टू सॉल्व वन प्रॉब्लम, और x की वैल्यू 50 हो सकती है, यानी कि ही इज एबल टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, है ना। और हम यही चाहते हैं कि वो लेस देन टू प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, यानी कि वो जीरो प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, यानी कि सारी सॉल्व कर ले, या फिर वो वन प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, यानी कि 49 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ना। तो ये कैलकुलेट करना था रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम ये सॉल्व को बोला है तो एक्स वैल्यू 49 या 50 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, हमें निकालना है पी एक्स इज इक्वल्स टू 49 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 50। ठीक, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, बस अगर हमने इतना समझ लिया है तो 50c49 और सक्सेस यानी कि 4/5 की पावर कितनी 49, और 1 इज 49 है ये, और 1/5 की पावर 1, या फिर 50c50 और 4/5 की पावर 50। ठीक है, अब 50c49 50 हो जाएगा, 50c51 हो जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत जो कॉमन वॉमन आ रहा हो 5 की पावर 50 नीचे से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना था और आपको ऑप्शन मिल जाता। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप रैंडम वेरिएबल x उसको बोलते कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम ही इज नॉट एबल टू सॉल्व, तो x की वैल्यू हमें 0 लेनी होती या फिर 1 लेनी होती ना। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो n 5 है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑन द टॉसेस, है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल दोनों का ही सेम ही आता है, तो क्योंकि पी और क्यू बराबर होते हैं कॉइन टॉस के केस में ना, तो पी हो जाएगा 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू भी हो जाएगा 1/2। तो मीन क्या होता है, मीन होता है एनपी,
NP यानी कि 5/2। और वेरिएंस कितना होता है? वेरिएंस होता है NPQ, तो वो हो जाएगा 5/4। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी चीजें थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब काफी ज्यादा पूछा जाने लगा एग्जाम में पिछले 1-2 साल में स्पेशली। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जो आपसे क्वेश्चन होमवर्क पूछा गया उसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।